दिल्ली के अंदर बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में डाइवोर्स रेट कम है। आज दिल्ली डाइवोर्स के रेट में शायद यदि हम टेक्निकली देखेंगे सर्वोपरि है। लोगों ने एक एंजॉय का साधन माना। क्या ये सच है कि एक औरत का पढ़ा लिखा होना, इंडिपेंडेंट होना, क्या ये एक बहुत बड़ा रीजन है तलाक का? देखिए, मैं तो बिल्कुल चैनल पर आपको नहीं कहूंगा ये बात। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि लव मैरिजेस में डाइवोर्स के केसेस ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं? एक साक्षरता है, आज लड़की अपनी तरीके से जिंदगी जीना चाहती है। अगर सही डिसीजन होगा कि शादी होते के साथ ही लड़का और लड़की को अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए। वैसे कहते हैं जी, हमारी चाहे बने या ना बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, बच्चे घर बसा लें। इंडिया के अंदर दहेज जो है वो इलीगल है। एक सादी 2-2, 2.5 करोड़ पूरी लिस्ट निकलती है कि उस टाइम पे कितने का लिफाफा गया था। मैं कहता हूँ दहेज से 10 गुनी ज्यादा बीमारी। विवाह मूवी सभी ने देखी होगी। इसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस, प्यार, जज्बात, इन सब चीज़ों को दर्शाया है। और यही एक मूवी है जो कि हमारे ओल्ड इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में बताती है कि शादी एक्चुअल में कैसे होती थी, कौन से उसमें किस तरह की भावनाएं उसमें जुड़ी होती थी और एक इंसान अपने पार्टनर के लिए क्या कुछ कर सकता था। लेकिन जब हम लोग आज के सिनेरियो की बात करते हैं तो आज ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअल में प्रिवलेंट ही नहीं है। लोगों को शादी से इतना ज़्यादा डर रहने लग गया है। लोगों को ये लगने लग गया है कि यार शादी करके तो शायद बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए लोग 30-35 के होने के बाद भी आज भी कुंवारे हैं और अभी भी उनकी कोई खास इच्छा है नहीं शादी करने की। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं शादी करने को लेके। ऐसा एक्चुअल में क्यों हुआ? क्यों हमारा इंडिया इतना ज़्यादा बदल गया? आज उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पर्सन है, जिनकी नॉलेज एक्चुअल में मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या है शादी के पीछे एक्चुअल में एक रियल सच। ये एक बहुत ही फेमस एडवोकेट हैं, आर.एस. गोस्वामी जी। सर चेयरमैन हैं हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, एक्स चेयरमैन रह चुके हैं एनरोलमेंट कमेटी के, और सर को बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है, स्पेशलाइजेशन है क्रिमिनल और मैट्रिमोनियल केसेस को हैंडल करने में। हेलो सर। थैंक यू मैडम, आज आपने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये जो टॉपिक है मेरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि मैंने लगभग आज 38.6 38 साल मैट्रिमोनियल पर लगाए। जो आपने मेरा परिचय दिया इसमें कोई शक नहीं। मैं बार काउंसिल दिल्ली में चेयरमैन रहा, दिल्ली में मैं इंडिजेंट का चेयरमैन रहा, एनरोलमेंट का मैं अभी तक चेयरमैन रहा कुछ दिन पहले तक, और बार काउंसिल में लगभग मैं 20 साल से लगातार चुनाव जीत रहा हूँ। लेकिन मैंने इन सबके बावजूद मैट्रिमोनियल को 1987 से शुरू किया था। उस समय लोग जानते हुए नहीं थे कि क्या कोई डाइवोर्स भी होगा किसी के बीच में, क्योंकि हमारी जो रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, वो कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है ईश्वर वहां निवास करता। लेकिन समय के मुताबिक परंपराएं बदली। उस समय घूंघट प्रथा थी, धीरे धीरे सूट सलवार पर आए, फिर जीन्स पर आए, कम लड़कियां पढ़ती थीं, पढ़ने लग गई। तो आज का जो रेशो है डाइवोर्स का, और वो जो रेशो जब मैंने शुरू किया था, जमीन और आसमान का अंतर है। बिल्कुल। क्योंकि लोगों के विचारों में परिवर्तन, लेडीज की शिक्षा, बड़ा बनने की प्रवृत्ति, खुले विचार, ये सब आज रीजन बन चुके हैं तलाक के। मेरा बिल्कुल। तीसरी बात क्या है कि उस समय घूंघट में आदमी संयुक्त परिवार में रहता था। धीरे धीरे विकास हुआ, लोग गांवों से शहरों की तरफ आने लगे। शहरों में आने के बाद इंडिपेंडेंसी आ गई, अलग रहने लगे। तो अलग रहने लगे तो उसके कुछ फायदे हुए लेडीज को कि उनको बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना जिस तरीके की पहले चलती थी वो सब बंद हो गई। लेकिन साथ में एक समस्या भी पैदा हुई, और विशेषकर आपने देखा होगा कि देश में विकास की गति शुरू से थी, लेकिन 2005 के बाद जब से मोबाइल ने अपना स्थान ग्रहण किया, ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव तो वन साइड है, लेकिन नेगेटिविटी भी बन चुकी है। पहले लड़की अपने माँ बाप को बताती थी, तब तक चिट्ठियां लिखती थी। आपने देखा होगा कि वो जो सलमान खान की पहली पिक्चर थी कि उसमें तोता लेके जाता है चिट्ठी माँ बाप के लिए। मोबाइल ने 1 सेकंड में लड़की को कनेक्ट कर दिया अपने माँ बाप के साथ। सुख को भी शेयर करती है और दुख को भी शेयर करती है।
माँ बाप पर एक एक दो दो बच्चे हो गए। हर एक ने सोचा क्यों हम हमारी बच्ची दुख के अंदर रहे, तो कहने लगे बच्चा घर आ जाओ। वहां से दूरियां बढ़ने लगी। तो ये जो सारा सिनेरियो आपने देखा होगा, ये एक डाइवोर्स का कारण बन चुका है। बिल्कुल। सर, आपने जो सारी बातें बताई और जिस तरह से हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हुए इतने सालों में, अगर हम लोग स्टेट्स के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे मैंने अभी कुछ रीसेंट स्टैट्स के बारे में जाना, तो अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में डाइवोर्स रेट 18.7% है। जी मैडम। और अगर हम लोग कर्नाटका की बात करें, तो वहाँ पे 11.7% है, जबकि दिल्ली के अंदर 7.7% है। तीनों ही अल्ट्रा मॉडर्न स्टेट्स हैं, तीनों में ही लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तीनों के अंदर ही लोग बहुत ज़्यादा अपने एक अच्छी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करते हैं। बट फिर भी दिल्ली के अंदर बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में डाइवोर्स रेट कम है। इसके पीछे एक्चुअल में रीज़न क्या है? देखिए, पहले तो जो आपके पास जो भी रेट आए हैं, ये सब मोबाइल डाटाओं से आए हैं। बिल्कुल। मैं आप एक बताऊं कि दिल्ली में जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तो केवल 30,000 ही कोर्ट ऐसी थी पूरी दिल्ली की, जहां केवल डाइवोर्स केस 2 जज होते थे। फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी, वुमेन सेल बन गई, जबकि बॉम्बे इससे पहले बहुत कहीं आगे था, क्योंकि बॉम्बे माया नगरी है। एक्टर, एक्टरनी, बिजनेसमैन, हिंदुस्तान का आदमी वहां जाता है, वहां व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो वहां ये चीजें पहले पनप चुकी थी दिल्ली से पहले। दिल्ली तो विकास का जहां तक सवाल आपने देखा हुआ, आज भी देहात जुड़ा हुआ है। दिल्ली के अंदर चारों तरफ हरियाणा से जुड़ा हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, लोग आपस में समझते हैं, समाज है। बॉम्बे में तो समाज आज से 50 साल पहले खत्म हो चुका था। वहाँ कोई इस तरीके की कोई सोसाइटी नहीं है, किस तरह कोई पंचायत नहीं है, कोई गांव नहीं है, देहात नहीं है। दिल्ली से आदमी गया, बाहर गांव से गया, वहाँ एक्टर बनने जाता है, सीरियल में काम लेने जाता है, नई बात बनी दोनों की, दोनों म्यूचुअल डाइवोर्स। ये सब चीजें आई कहाँ से? परंपरा में। आपने देखा होगा कि पिक्चरों से लोग देखते थे कि भाई डाइवोर्स भी कोई चीज होती है। गाँव में तो डाइवोर्स थे ही नहीं पहले। गाँव में कितनी भी औरतें तंग रहती थी, कितने भी उनको चाहे परेशान किया जाता था, उसके बावजूद भी वो निभाती थी। धीरे धीरे आदमियों की समझ में भी आने लगी कि बिना औरत की जिंदगी नहीं, अधूरा लाइफ है। वो चीज दिल्ली में आई। आज भी दिल्ली देखो देहात से जुड़ी हुई, चारों तरफ दिल्ली के देहात है। तो दिल्ली का जो रेशो है बॉम्बे की अपेक्षा कम होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा, दिल्ली में देखिए अदालतें 30,000 के बाद पटियाला हाउस में मैट्रिमोनियल कोर्ट है, साकेत में मैट्रिमोनियल कोर्ट 3-3 है, रोहिणी में 3-3 4 मैट्रिमोनियल कोर्ट्स हैं, द्वारका में मैट्रिमोनियल कोर्ट है, करकड़डूमा के अंदर मैट्रिमोनियल कोर्ट है। अब बताइए दिल्ली में इससे ज्यादा क्या रेशो? और सारी अदालतों में यदि आज आप डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करते हो, मैं आपके मंच से कह रहा हूं, जिसको जुडिशियल अफसर भी सुनेंगे, 9-9 महीने की डेट मिलती है पहली, 6 मंथ की डेट पहली। तो दिल्ली में कम कहाँ रहा? दिल्ली में तो जजों की संख्या कम है। जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनके पास काम ज्यादा है और जजों की संख्या कम है, इसलिए ये रेशो कम नजर आता है हमको। जबकि मैं ये मानता हूं कि आज दिल्ली डाइवोर्स के रेट में शायद यदि हम टेक्निकली देखेंगे सर्वोपरि है। केवल जो फर्क है दिल्ली का इतना है, आज भी यहाँ एक दूसरे को पहचानते हैं, बैठ के निपटा लेते हैं। मैं अब आपको बताऊं, उदाहरण दे सकता हूं ऑन रिकॉर्ड। 1 जनवरी 2025 से 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर जो भी लास्ट गया है तक, 31 अक्टूबर तक का जो मैंने अपना डाटा बनाया है, 80 मुकदमे, 80 मुकदमे बाय म्यूचुअल कंसेंट और सम केस कंटेस्ट से फाइनल हुए हैं। जब मैं एक लॉयर होके 80 मुकदमे का आप रेशो देखिए, 80 मुकदमे का रेशो हो गया 10 महीने के अंदर 4 मुकदमे पर डे, 4 मुकदमे पर मंथ। मतलब एक वकील यदि 4 मुकदमे पर मंथ निपटा रहा है, तो अदालतें कितनी हैं और कितने वकील हैं? दिल्ली में एट प्रेजेंट लगभग 2 लाख वकील काम करता है। तो रेशो कहाँ गया? जरूरी नहीं कि सब लोग डाइवोर्स केस करते हैं या जितने केस मेरे पास है औरों के पास हो, लेकिन फिर भी हम लिस्ट तो निकाल ही सकते हैं ना। यदि मैं इतने करा रहा हूँ, एक व्यक्ति एक भी करा सकता है, कोई 2 करा रहा है, कोई 3, कितना रेशो बढ़ गया? तो जहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का है या लड़की, क्योंकि मैं कभी भी मैडम चैनल पर बैठकर या सिस्टम पर बैठकर किसी एक पक्ष की बात नहीं करता। इसको लोग कहते हैं कि गोस्वामी आपका कभी भी कंट्रोवर्सल नहीं होता कि लड़की अच्छी है कि लड़का बुरा है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये कंपेरिजेबिलिटी जरूर है, क्योंकि लव मैरिज भी नहीं चल रही। कोई कहता लव मैरिज चले, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ नहीं चल रही है। अरेंज मैरिज भी नहीं चल रही,
और आज आप जाके देखिए दिल्ली में ब्यूरो वाले सारे शांत बैठे, कोई काम नहीं है किसी के पास। झूठ बोलते हैं, ए बी को दे देता है फोटो निकाल के, बी सी को दे देता है, सी डी को देता है। क्योंकि हर व्यक्ति, लड़की पहले 25 साल पर माँ बाप, यदि बच्ची हो जाती थी, माँ बाप परेशान होते थे कि भाई बच्ची 25 वर्ष की हो गई, शादी के लिए लड़का देखे। 25 वाली तो कहती है अभी तो मेरी कैरियर शुरू हुआ है। बिल्कुल। जब वो 29 पे आती है तो लड़का 30 का होता है। फिर विचारधाराएं नहीं मिल पा रही क्योंकि वो इतनी मैच्योर हो जाती है। और ये मानना पड़ेगा मैडम आपको, और हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि लड़की की जो सोच और समझ है लड़के से ज्यादा होती है, उसमें उससे ज्यादा समझ होती है। तो यदि लड़की 30 की हो गई और लड़का भी 30 का है तो लड़के से काबिल हो गई। जब काबिल हो गई तो विचार कैसे बनेंगे? पहले शादियों में क्या था? एज गैप था। आप पुराने देखिए, जो हमारे आपके पेरेंट्स रहे हैं, जितने भी हैं, यदि 10-10 साल का डिफरेंस था। 18 साल की लड़की है, 28 साल का लड़का है। 14 साल की लड़की थी उस समय, 22 साल का लड़का है। 12-12, 14-14 साल का डिफरेंस था। तो उसमें वो जो 14 साल का डिफरेंस नहीं था, जनरल लेडीज के अंदर कुछ समय के बाद बराबर हो जाती थी। वो शकल से भी बराबर नजर आने लगती थी, विचारों से भी। एक बच्चा होने के बाद वैसी 2 साल की उम्र बढ़ गई। लेकिन आज क्या है, जब हमारी शादी 29 तक नहीं हो रही और मेच्योर हम इतनी हो गई, काबिल हम हो गई, पढ़ लिए लिख लिए, हर क्षेत्र में आप देखिए लड़कियां विकास कर रही हैं। लेकिन जब वो लड़का ढूंढने जाती हैं तो अपने से काबिल लड़का कहां से लाएंगे? और जब अपने से काबिल नहीं होगा तो प्यार भी नहीं होगा, सम्मान भी नहीं होगा, गृहस्थी भी नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी को अपनी आंख मूंदनी पड़ती है। यदि किसी भी रिश्ते को आप चलाओ, आप समझो कि 100% परफेक्शन आपको मिलेगा, वो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि उस परफेक्शन के लिए आपको उससे नीचे रहना पड़ेगा, तब आपको सामने वाले में परफेक्शन दिखेगा। अदरवाइज आप भी काबिल हैं। अभी एक राजस्थान का केस था, आप ही के यहाँ का, दोनों आईएएस बने और शायद वो इंडिया में उन्होंने टॉप किया था। 2022 या 23 था। 1 नंबर पे आई थी लड़की, 2 नंबर पे लड़की थी, 1 नंबर पे लड़का था। दोनों ने शादी की, नहीं चल पाई। तो इसका मतलब यही रहा ना, जब आईएएस होकर भी आप लोग नहीं चल पा रहे हो, इसलिए क्योंकि आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो सोच है, एक दूसरे से टकरा रही है। ईगो आपको एक दूसरे से खींच रही है दो। जबकि इस रिश्ते के अंदर ईगो कहीं नहीं बचती है। औरत के सामने आदमी और आदमी के सामने औरत, लेडीज, मैं ये मानता हूं एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे से प्यार तभी हो पाएगा जब हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट और उसको बराबर का दर्जा देंगे। अब हम ये सोचते हैं कि भाई ये लड़की है, लेकिन ये भूल गए वो एमटेक टॉपर है। लड़का भूल गया मैं तो एमबीए हूँ, वो एमटेक है। वो आईआईटी से टॉपर है, मैं इंजीनियरिंग किया है। तो ये जो विचारधारा नहीं मिल रही, शादी के टाइम पे तो माँ बाप परिवार होता, भाई अब शादी करनी है, लेट हो रहे हैं। मैं तुमको आई कैन गिव थाउजेंड्स एग्जांपल्स इन माय लाइफ, जिनके माँ बाप से मैं कहता था भाई 25 साल की बच्ची होगी, अब शादी कर लो सर, करेंगे, अभी बच्ची का कैरियर है। अब वही बच्ची 29 की जब होके शादी के लिए आ रहे हैं, वही लड़का जो हम जिसके लिए हाँ करने की बात कर रहे हैं वो मना कर रहा है। लड़कों से कहते हैं तो लड़के कहते हैं कि जब हम शादी कर लेते हैं तो क्या खिलाएंगे, क्या उसको सुविधाएं देंगे। आज फैसिलिटीज इतनी हो गई कि आदमी, तुम सोचो, जो काम पहले 1000 रुपये में होता था आज वो काम 10,000 रुपये में होता है। जो काम पहले 10,000 रुपये में होता था आज वो काम लाख रुपये में होता है। हम और आप बैठे हैं यहाँ स्टूडियो में, आप देखिए सोसाइटी फ्लैट्स की स्थिति क्या है। हर लड़का चाहता है कि कम से कम मैं शादी करूं तो मुझे रहने की जगह मिले। जब रहने की जगह मिलेगी तो 25 में तो 26 में तो उसने एजुकेशन पूरी की है। तो इतनी जल्दी कहाँ से आदमी पिकअप कर पाएगा? जितना कमाता है उतना खर्च कर लेता है। बिल्कुल। तो ये सारे मानदंड ऐसे हैं, विचारधारा ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ टकराती हैं, और टकराने के कारण वो फिर कहते हैं भाई ठीक है, मेरी तुम्हारी विचारधारा नहीं मिलती। पहले सहन करने की क्षमता थी, ऐसा नहीं कि औरत ही सहन करती थी, आदमी भी सहन करता था कि भाई मेरी वाइफ है, बच्चे हो गए, मेरी जिम्मेदारी है इनके प्रति। अब तो 2 मिनट में ऐसे बातें करते हैं कि जैसे इनका कोई रिश्ता ही नहीं है। 2-2 बच्चों को छोड़कर लड़के चले जाते हैं। कैसे जिंदगी काटेगी मदर अपने 2 बच्चों के साथ में? आई कैन गिव यू थाउजेंड्स एग्जांपल्स। कितने ऐसे हैं जो लड़कियां बच्चे को, 3 महीने का बच्चे ने, जो दूध पीता बच्चा है, उसको हस्बैंड के पास छोड़ के वोमेन सेल से चली गई, फिर बाद में कहते हैं मुझे बच्चा चाहिए।
जब बच्चा बड़ा हो गया 2 साल का, तो अब बच्चा देगा कौन आपको? तो ये सारी चीजें हैं मैडम, इस पर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो इस देश के अंदर। पहले हम विदेशों में तलाक की बात करते थे, हिंदुस्तान में कहाँ था तलाक? आज मैं कहता हूँ कोई वकील ऐसा नहीं होगा दिल्ली में, जनरल एक्सेप्शनल तो सब जगह है, कि जिसके पास 1 2 3 मुकदमे ना हो, क्योंकि किसी न किसी परिवार में समस्याएं है ही है। शादियां इसीलिए लोग शादी नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कि बिल्कुल शादियों पर जितने भी मैट्रिमोनियल चलते थे, और रिश्तेदारी में कोई किसी को नहीं बताता आजकल। कोई किसी लड़के की गारंटी नहीं दे सकता, कोई किसी लड़की की गारंटी नहीं दे सकता कि सुबह 8 बजे उठ के जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बातचीत कर रहे हो, कौन डिसाइड करेगा? बिल्कुल। फिर वो शादी के बाद उभर के आती हैं, वो उन पर एडल्ट्री के आरोप लगाता है, वो उसके ऊपर एडल्ट्री के आरोप लगाता है। मेरे पास तो डेली मैं आपको दिखाऊंगा कितने वीडियोज आते हैं डायरेक्ट, कितने फोटोग्राफ्स आते हैं, उनको फिर बाद में लाते हैं। हम कहते हैं आपने पहले नहीं देखा एक दूसरे को, ये हमें समझ में नहीं आया, पहले हम फंस गए। वो फंस नहीं गए, वो एज फैक्टर था। सर, जैसे आपने अभी बताया इतने सारे केसेस के बारे में, कि क्या ये सच है कि एक औरत का पढ़ा लिखा होना, इंडिपेंडेंट होना और अपने आप में पूरी तरीके से साक्षर होना, क्या ये एक बहुत बड़ा रीजन है तलाक का? देखिए, मैं तो बिल्कुल चैनल पर आपको नहीं कहूंगा ये बात। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा कि लड़की हवाई जहाज भी उड़ा रही है, लड़की लड़की आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, लड़की आईएएस अफसर्स हैं, लड़की आईएफएस हैं, लड़की अच्छी एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, लड़की अच्छी गायक हैं, लड़की अच्छी पिक्चर करती हैं। मैं इस पॉइंट को तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये इतना जरूर कहूंगा कि पढ़ने के बाद, चाहे वो लड़की हो या लड़का, रिश्ते के अंदर शालीनता जरूरी है, बिल्कुल। रिश्ते के अंदर सभ्यता जरूरी है, रिश्ते के अंदर प्यार जरूरी है, ईगो नहीं है। अब हम इस रीजन को कहें जी, फिर तो ये बात कही जाएगी जी इसका मतलब पहले लड़कियां जो दबती थी इसलिए डाइवोर्स नहीं होते थे। डाइवोर्स उस जमाने में भी होते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो हाईली एजुकेटेड थे, उन्होंने उस जमाने में भी डाइवोर्स दी। मैं तुमको उदाहरण दे दूंगा, उस समय भी लोग तलाक लेते थे। लेकिन चूंकि आज एक साक्षरता है, आज लड़की अपनी तरीके से जिंदगी जीना चाहती है, चाहे उसमें उस स्थिति में पति हो या ना हो, उसको इस बात की परवाह नहीं है अब लड़की को कि पति होना बेहद जरूरी है। पहले पति का होना इसलिए भी जरूरी था कि इंडिपेंडेंट थी, उस पर डिपेंडेंट थी, मजबूरी में भी कई बार जातियां सहन करती थी। लेकिन आज कई जगह लड़के भी जाति सहन कर रहे हैं, बिल्कुल। कई जगह लड़कों के साथ भी नाजायज हो रहा है, क्योंकि आप देखिए कई बार प्रॉपर्टियों पे कब्जे हो रहे हैं। रोजाना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट दे रही है कि भाई सास ससुर की प्रॉपर्टी पे बहू का हक नहीं होगा। कहीं जजमेंट दे रहे हैं कि वो शेयर हाउस होल्ड है, वहां उसका अधिकार। अब ये चीज में तो मनी माइंडेड भी तो हो गए। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि पढ़ने से फर्क आया, पढ़ने से जागरूकता आई। आज मैं कितने उदाहरण आपको दूंगा, जो लड़कियां 35 36 37 दे हैव फाइनली डिसाइडेड कि वी आर नॉट गोइंग टू मैरी। कितनी है कि मैं शादी करने के लिए नहीं जानी चाह रही, और निभा रही हैं, अपना काम कर रही हैं। लेकिन मैं उनको उनसे ज्यादा बेटर मानता हूं जो शादी करने के बाद 2 महीने के बाद भी आप किसी भी रीजन से, किसी भी ईगो से, किसी भी कमी की वजह से आप एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। और एक बता देता हूं, मैं मुबारक देना चाहूंगा आज सभी लड़की के फादरों को। आज लड़की वाले कोई लड़की के घर नहीं जा रहे शादी करने, फ्री है, उनको पता है हमारी बच्ची पढ़ गई है, डॉक्टर बन गई है, इंजीनियर बन गई है। लड़के वाले ही घूम रहे हैं कि सुना है कि आपकी लड़की बहुत अच्छी है, मैं बायोडाटा भेज दूं लड़के का, क्या करता है आपका लड़का, कि सर फला काम करता है। देखते हैं, वो 2 महीने जवाब नहीं देते लड़की वाले, क्योंकि उनको पता है, दे आर कॉन्फिडेंट कि हमारी बच्ची अब भूखी नहीं मिलेगी। हमारी लड़की को हस्बैंड की इतनी जरूरत नहीं है जितना हम समझते हैं। तो ये भी एक रीजन। बिल्कुल, बिल्कुल। सही कहा सर आपने। सर, ये बताइए कि जैसे अरेंज मैरिजेज़ होती हैं, लव मैरिजेज़ होती हैं। देखा जाए तो आपने बताया कि आजकल दोनों ही टाइप की शादियों के अंदर डाइवोर्सेज़ हो रहे हैं। बट स्टिल अगर देखा जाए तो क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि लव मैरिजेज़ में डाइवोर्स के केसेज़ ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं? अब मुझे ऐसा लगता है कि लव मैरिज थोड़ी सी उनकी अपेक्षा कर ज्यादा चल रही है अच्छा, वो ज़्यादा बेटर है। अब, ओके। क्योंकि अब लव ही हो गई। अब शादी डायरेक्ट माँ बाप की, तो यदि हम मैट्रिमोनियल से भी ले रहे हैं मान लीजिए, हुँ। तो आपके हिसाब से वो लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। मेरे हिसाब से वो भी लव मैरिज का पार्ट है। अच्छा। आपने मुझे देखा, मैं उसने उसको देखा, दोनों मिले। घर वाले तो दोनों पक्षों में से कोई नहीं रोकता कि आप 1 बार मिलिए, कि 10 बार मिलिए, 15 बार मिलिए, तो लव ही हो गई।
हम लव पहले उसको कहते थे, जब हम साथ पढ़ते थे जी, हम एक दूसरे को प्यार हो गया, उसको लव मैरिज कहते थे। अब लव और अरेंज में कोई डिफरेंस नहीं। अब कोई किसी के यहाँ रिश्ता लेके नहीं जा रहा है। मैं समझता हूँ एक्सेप्शनल भी, सिवाय गांवों में छोड़कर मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो रिश्ता लेके कोई किसी के घर जा नहीं रहा। तो इसलिए जी कहना कि अरेंज, अब कोई अरेंज नहीं रहेगी। पहले अरेंज मैरिज को उसको कहते थे कि लड़की एक कप में चाय लाती थी, रिश्तेदार बैठे होते थे, लड़के को 2 मिनट लड़की को देखता था तो कहते थे जा बेटा जाओ, चाय दे दी, बर्फी खाओ, हो गया रिश्ता तय। अब वो चीज़ तो नहीं रही। अब तो कोर्ट से पीरियड भी कर रहे हैं लोग, लोग मिलते भी हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं। पर मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देश को बताना चाहता हूँ, ये जो कोर्ट से पीरियड में 6-6 महीने घूमते हैं बच्चे, वो क्या करके आते हैं? ये क्या एम है वहाँ? कोर्ट से पीरियड का मतलब होता था हम एक दूसरे की विचारधाराओं को समझते हैं, बिल्कुल। जितनी देर कोर्ट से पीरियड चल रहा है उससे कम समय में डाइवोर्स ले रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। कोर्ट से पीरियड का मतलब होता था कि एक लड़का एक विषय में क्या जानता है। ये ऐसा तो नहीं मेरा नेचर इस तरीके का है, इसका नेचर अच्छा ना हो, ये खर्चीला ना हो, ये गाली गलौज करता हो, कहीं नशा ना करता हो। लड़का लड़की को देखता था कहीं ऑलरेडी कहीं भाई इन्वॉल्व तो नहीं है, कहीं इसके विचारधारा मेरे साथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या मैं इसके साथ चल सकता हूँ या नहीं चल सकता। ये सब एक दूसरे को समझते थे। और यहाँ तक कहते थे लोग, जो मैं समझता था, उस शब्द का तो महत्व ही खत्म हो गया कि भाई देखिए पुरानी बातों को डिस्कस मत करिए कि तुम्हारे भी दोस्त रहे होंगे, मेरे भी दोस्त रहे होंगे, उनको बंद कर दे देते। लेकिन जैसे ही रिश्ता हो जाता है सबसे पहले वही बातें आ जाती है। बिल्कुल, पास्ट के बारे में, आपका एक्स कौन है? मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस समय आप लोग शादी के बाद हनीमून ट्रिप पर जाओ तो जो चिप है ना आपके मोबाइल की, जो एक रात पहले तक आपने यूज की है, उस चिप को या तो तोड़ के चले जाओ या चुपचाप घर में रख के जाओ। कम से कम 5 दिन अपनी जिंदगी के एक नए सिरे से जिंदगी चालू करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़िए। होता क्या है, जबकि चिप भी साथ जा रही है इंसान के। लड़का बाथरूम में गया, लड़की ने सारा डाटा निकाल लिया। लड़की गई बाहर घूमने, लड़के ये क्या शादी है? कौन सी शादी? ट्रस्ट नहीं है ना। विश्वासम फलदायकम, बिल्कुल। संस्कृत का श्लोक है। यदि आप विश्वास ईश्वर में करोगे तो वो ईश्वर है। विश्वास माँ बाप में करोगे, माँ बाप में भी बहुत कमियां, वो माँ बाप है। यदि हम एक दूसरे में विश्वास ही नहीं करते, और एक बहुत बड़ा रीजन आज आपको देता हूं, शायद किसी चैनल पर किसी ने नहीं दिया हो इस बात को, जो मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूं। पहले आपने देखा होगा कि शादी के बाद लड़का लड़की के माँ बाप का सम्मान अपने माँ बाप के बराबर करता था। हाँ। इवन कई बार अपने माँ बाप की बात भी नहीं सुनता था, लेकिन अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की बात सुनता था। और मदर इन लॉ और फादर इन लॉ पूरे घर में खुशी का नजारा होता था कि आज दामाद आ रहा है। ये कंसेप्ट तो विदेशों की तरह इंडिया से भी डे बाय डे खत्म होता जा रहा है। पहले दिन से ही यदि लड़ाई होती है तो यहां से शुरू होते, तेरे माँ बाप नहीं आएंगे, तेरे माँ बाप का फोन नहीं आना चाहिए। अरे भाई, यदि लड़की के माँ बाप का फोन नहीं आता है, क्योंकि उनके ज्यादा फोन आ रहे हैं, दिन में 2-2 घंटे बातें हो रही हैं, 4-4 घंटे बातें हो रही हैं, जबकि शादी करने के बाद, मैं आपको उपाय भी दे रहा हूं, शादी के बाद लड़की के माँ बापों को एक लिमिट तक बात करनी चाहिए। केवल इतना पूछें, बच्चा आप ठीक, दामाद जी ठीक है ना? वो दामाद जी को दामाद जी मानने को तैयार है, न लड़का लड़की के माँ बाप को सम्मान करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। अब यही चीजें लड़कों के माँ बाप की प्रति है। लड़की पहले दिन आती पूछती है, जी आपके नाम क्या क्या प्रॉपर्टीज है? मैं तो तेरी माँ के साथ तो नहीं रहूंगी। तेरी माँ कैसे हुई, जिसने बच्चा बड़ा किया, पला पोसा, इतना बड़ा करके नौकरी कराई? तेरी माँ कैसे हुई? वो हम दोनों की माँ है। तो ये जो दोनों परिवारों के माँ बाप का सम्मान, लड़की लड़के के माँ बाप का सम्मान, लड़का लड़की के माँ बाप का सम्मान जिस दिन से खत्म हुआ है, मैं कहता हूं मेरे साथ डिबेट पर कोई भी व्यक्ति, चाहे पूर्व न्यायाधीश रहे हो, ब्यूरोक्रेट्स रहे हो, सोशल एक्टिविस्ट रहे हो, कोई भी रहा हो, इस पे डिस्कशन कर लीजिए। ये एक हिंदुस्तान का मुख्य कारण बनता जा रहा है तलाक का, कि दोनों माँ बापों का दोनों पक्ष सम्मान नहीं करते। उसका टेक्निकल रीजन ये है कि यदि लड़का लड़की के माँ बाप का सम्मान करता है, उनके भी पैर छूता है, चाहे वो छुआए या ना, और लड़की सुबह उठकर
अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के पैर छूती है तो आधी समस्याएं उनके बीच की ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जो कोई सुनने को तैयार नहीं है, अभी हम किसी से बात करेंगे तो लोग हमसे लड़ने को तैयार होंगे। कैसे पैर छुएंगे, क्यों पैर छुएंगे? लिखा हुआ है संस्कृत में कि नमस्कृतम चत्वारम वर्धयते, नमस्कार करने से 4 चीज बढ़ती हैं। बोले क्या? आयुर्विद्या यशो बलम। किसी को अभिवादन करने से, सम्मान करने से आयु, विद्या, यश और पावर, तो जब किसी के सामने आप झुकोगे तो तुम्हें वो ब्लेसिंग्स देगा, अपने से बढ़ेगा। जबकि वे तो माँ बाप है, क्रॉस माँ बाप है। लड़की के माँ बाप ने लड़की को पैदा किया, लड़के के माँ बाप ने लड़के को पैदा किया, तो सम्मान क्यों नहीं करेंगे एक दूसरे का? मैं आज बता दूं, सारे रीजनों को यदि मैं एक तरफ रख दूं और केवल हम एक टॉपिक पर ही डिस्कस कर दें कि व्हाट आर द रोल ऑफ द पेरेंट्स इन द मैट्रिमोनियल लाइफ ऑफ द बॉय एंड द गर्ल, तो आप ये मानोगे कि हम और आप यहाँ 3 घंटे का भी डिबेट तैयार कर लें, इतनी बड़ी किताब लिख दें, इसका कोई जवाब नहीं है। यदि दोनों परिवार के माँ बापों में यदि समानता है, एक दूसरे को सम्मान है, वो तो गालियां देते हैं एक दूसरे को, पसंद नहीं करते। वैसे कहते हैं जी हमारी चाहे बने या ना बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, बच्चे घर बसा ले। कैसे बसाएंगे आपके सम्मान के बिना, आपके प्यार के बिना कैसे घर बसेगा? यदि माँ बाप का आशीर्वाद नहीं होगा, बच्चे में कमी है। मान लीजिए हमारा लड़के ने, मान लीजिए रात को, आज सैटरडे का दिन है, शराब पी के आ गया और लड़के के माँ बाप मजबूत है, लड़की कहती है पापा ये रोज शराब पी के आता है, तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है उनको समझाए, लड़के से कहे आइंदा ये काम नहीं होगा। अब लड़की खुद ही डिसीजन ले ले या लड़की ने कोई गलती ससुराल में करी, हम खुद फैसला करने बैठ गए। हमारी जिम्मेदारी है, पहले बात वो लड़के के माँ बाप तक जानी चाहिए, फिर लड़के के फादर लड़की के फादर से करे कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात है, थोड़ा सा इस बच्ची का मूड खराब है, 2-4 दिन अपने घर ले जाओ, समझाओ बुझाओ, इसका मान समझ में नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ समस्या आधी हल हो जाएंगी। बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप की वजह से तो आधी प्रॉब्लम। अदालतों में आज मीडिएशन बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई बहुत जल्दी आप तलाक की तरफ मत जाइए, इनका मीडिएशन कराइए। मैं कहता हूँ कई केसों में तो मैडम मैंने, यू कांट इमेजिन, 33 बार मीडिएशन किया है। और मैं तो हर व्यक्ति से कहता हूँ शादी से पहले आप लोगों को जितनी मेहनत आप पढ़ाई में करते हो ना, उतनी मेहनत ये जो काउंसलिंग की बातें करते हैं ना, माँ बाप से बड़ा कोई काउंसलर है? समाज से बड़ा कोई काउंसलर है? अच्छे दोस्त से अच्छा कोई काउंसलर है? तुम्हारे वेल विशर से अच्छा काउंसलर है? काउंसलर का मतलब है कि आप शादी तब करो जब आप माइंड के रूप में तैयार हो, कि मैं माइंड से तैयार हूं एक्सेप्ट करने के लिए, यू विल बिकम माई वाइफ, यू विल बिकम माई लाइफ पार्टनर। हमारी विचारधारा, कुछ कमियां तुमसे भी हो सकती हैं, 2 पक्ष हैं, एक कहीं से आ रहा है, एक कर्नाटक से आ रहा है, तुम दिल्ली के रहने वाले हो शादी कर रहे हो, तुम जयपुर से आ रहे हो, हम दिल्ली से रहने वाले शादी कर रहे हैं। विचारों में, घरों के नेचर में फर्क तो मिलेगा, लेकिन फर्क इतना थोड़ी मिलेगा कि हम आते लड़ने शुरू कर दें। तो ईश्वर ने कृपा, ईश्वर ने एक चीज भी तो दी कि जेंडर डिफरेंस है, दोनों का जेंडर, इसीलिए तो ईश्वर ने जोड़ा आप लोगों को, और हमने उस रिश्ते का क्या बना दिया? कल है एक रामचरितमानस की चौपाई बता दूं आपको बढ़िया से। बिल्कुल। वो कहती है कि जहां सुमत तहां संपत नाना, और जहां कुमत तहां विपत निदाना। जहां प्यार है वहां संपत्ति है, जहां लड़ाई है, कुमत है, वहां आपत्ति है। किस घर में यदि मियाँ बीवी लड़ते हैं, शादी के तुरंत बाद हम झगड़ा करते हैं, कौन सा घर संपन्न हो सकता है? चाहे कोठियों से, गाड़ी कितनी है जी घर में? 6 गाड़ियां है, मकान कितना बड़ा, 500 गज की कोठी है, ये क्या फ्लोर बना रखे? 4 फ्लोर, रहने वाला कोई नहीं। लड़का का है अलग रहता है, बच्चे वाइफ का है 3 महीने से घर गई हुई है, क्या जिंदगी है? लोग डर रहे हैं मकान खरीदने से। बिल्कुल। तो इसलिए मैडम ये सब रीजन, एक ही रीजन नहीं होता कि हम एक रीजन दे दें कि भाई पढ़ गई लड़कियां इसलिए डाइवोर्स होते हैं। इसके बहुत कारण हैं, और उनमें से मैं समझता हूँ यदि दोनों के माँ बाप का भी प्यार आपस में हो तो बच्चों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, और बच्चे भी दोनों के माँ बाप का सम्मान करें। तो आपको मैं बताता हूँ, इस चैनल से जब आप इसको डालोगे रीलों पर, तो आप देखोगे कि लोग इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। जो रियल में माँ बाप है वो समझेंगे कि माँ बाप का प्यार एक दूसरे से ज्यादा जरूरी है लड़की और लड़के की अपेक्षा। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि अभी इन लॉस जो है एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया के अंदर डाइवोर्सेस का। ये तो जैसे लोगों में आपस में रिस्पेक्ट नहीं है पेरेंट्स को लेके, और पेरेंट्स को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, ना ही लड़की ना ही लड़का। क्या एक्चुअल में इस टाइप के जो गृह कलेश जो चलते हैं डाइवोर्सेस को रोकने के लिए, क्या ये अगर सही डिसीजन होगा कि शादी होते के साथ ही लड़का और लड़की को अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए? लड़के के माँ बाप को छोड़कर
हाँ, मतलब पेरेंट्स को ही छोड़ के हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल एक अलग अपनी गृहस्थी बसा लेनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैंने अपने बड़े बेटी की शादी करी हुँ। और शादी करने के बाद उनको पता भी नहीं था। पहले कोई डिस्कशन ज़्यादा नहीं था। शादी के 1 दिन बाद मैंने अलग कर दिया। मेरे माँ-बाप ने, परिवार ने, सबने विरोध किया। रिश्तेदारों ने विरोध किया कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा नहीं, पहले इनको आप जब हम दुनिया को समझाते हैं, दुनिया को बताते हैं, इतने केस किए, उसके बाद हम यदि प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कैसा होगा? तो हमने अलग किया उन दोनों का और उसका रिजल्ट मैं समझता हूँ 100% पॉजिटिव है। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा डिसीजन। ये मैंने एक प्रैक्टिकल किया, सारी दिल्ली में सबको पता है, सब जानते हैं इस बात को हुँ, हुँ, हुँ। कि गोस्वामी जी ने अपने बच्चों को सबसे पहले अलग किया, जबकि वो भी लॉयर है, वो भी लॉयर है, काम साथ करते हैं हम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सेपरेट रखा। और 2 वर्ष में मैं उनके ऊपर, जबकि हम साथ घूमते हैं रात को खाना खाने के बाद, फिर भी मैंने 2 वर्ष में 2 बार गया, मैं नहीं जाता था, क्योंकि उनका वो मेरे यहाँ डेली आते थे, मैं उनके यहाँ बहुत कम जाता था। पहले एक दूसरे को समझने दो, उसका परिणाम है कि दोनों मेरा बहुत सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सर एक बात बताइए, अगर सपोज़ आप किसी को प्यार करते हैं आज की डेट में और अगर पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे शादी को लेके, तो ऐसे केस के अंदर क्या लीगल राइट्स हमारे पास आते हैं कि जिसकी वजह से शादी हो पाए, निभ पाए? देखिए, वो तो जब लड़की 18 साल की हो गई, हुँ। तो पेरेंट्स के पास तो कोई राइट है ही नहीं। हुँ, हुँ। पेरेंट्स के पास तो कोई राइट बचा ही नहीं जब 18 साल के हो गए तो। ओके। वो तो पेरेंट्स अपनी बात कहते हैं, चाहे वो कास्ट को लेके होता है। अब धर्म पर तो बहुत लड़ाइयाँ, उस पे तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन यदि कास्ट नहीं है सेम, तो माँ-बाप कोशिश करते हैं कि सेम कास्ट में आएँ, इसलिए ये बातें लगती हैं। अदरवाइज़ तो जब दोनों बालिग हो गए, तो कैसे रोक सकते हैं माँ-बाप? कोई नहीं रोक पाता। भाई दोनों के विचारधारा मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ दिन के बाद माँ-बाप भी एग्री कर जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, शादी में शादी जो फेरों का फंक्शन होता है, उससे पहले हमारे इंडिया के अंदर एक फंक्शन और होता है जिसको हम कहते हैं सगन। जी, सगन के फंक्शन के अंदर एक्चुअल में सामान लिया दिया जाता है और उसका डिस्प्ले भी किया जाता है जी, शादी के अंदर, फंक्शन के अंदर, जिसको अब एक तरह से देखा जाए तो सगन का नाम दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो एक तरीके से दहेज का फंक्शन है, जी, जिसके अंदर जो भी लड़की वाले देते हैं और वो सब कुछ ए टू जेड एक एक चीज वहां पे डिस्प्ले करी जाती है, चाहे वो कपड़े हो, पैसे हो, ज्वेलरी हो, जो कुछ भी दिया जाएगा वो सब कुछ वहां पे डिस्प्ले किया जाता है। इंडिया के अंदर दहेज जो है वो इलीगल है, बट स्टिल खुलेआम हर एक फंक्शन के अंदर, हर एक शादी में ये चीज प्रथा चलती आ रही है। सर, पहली बात, क्या आप इस चीज को फेवर करते हो या आपका क्या इस बारे में विचारधारा है कि क्या इस टाइप का फंक्शन होना चाहिए पब्लिकली, और अगर इसके अगेंस्ट अगर कोई एक्शन भी लेना पड़े तो इसके अंदर क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताता हूँ, जहाँ लव मैरिज हो रही हैं, हम्म। तो वहाँ तो इन सब चीज़ों का प्रश्न ही खत्म हो गया, तो एक चैप्टर तो बड़ा क्लियर है। लेकिन जिन परिवारों की आपसी रजामंदी से हो रही है, तो ये कोई आज नई चीज़ नहीं थी, ये पूर्व काल से चलती आ रही, राजा महाराजा भी अपनी लड़की को देते थे। लेकिन आज एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज के टाइम में खर्चे का जहाँ तक सवाल है, दोनों पक्षों को बराबर हो रहा है। और वो ज़माने गए कि लड़की वाले लड़के वालों को इतना पैसा दे देते थे, जिन्हों में चल रहा है, मैं उसका तो विरोध करता हूँ खुला मन से। लेकिन जहाँ नहीं चल रहा है, जनरली आज का जितना पैसा लड़के वाले, आज तो सामान से ज़्यादा मैडम, आप बुरा नहीं मानना, खाने पे खर्चा हो रहा है। बिल्कुल। और मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करोगे, समाज के हम कहेंगे ज़रूर माइक पर बैठकर, लेकिन प्रैक्टिकल हम भी भोजन उतने लोग, आज सारा खर्चा जो हो रहा है, आप देखिए गुड़गांव में जाइए, यहाँ पर 4-5 बड़े-बड़े हैं, ए डॉट नाम से है, और 4-5 हैं जहाँ आप देखें उमराव है, जहाँ कम से कम 1-1 करोड़ की बुकिंग है, बिल्कुल। केवल भोजन की। मैं इसके पक्ष में हूँ, आप कराइए, लेकिन लड़की को यदि कुछ देना है, लड़की के माँ-बाप को या लड़के के माँ-बाप को, उसके नाम फिक्स डिपॉज़िट दीजिए ना। जब लड़की आपत्ति में आए, परेशानी में आए, तो उसे किसी से माँगना ना पड़े। उस पैसे को हम कहाँ उड़ा रहे हैं? दुनिया को दिखाने के लिए। तो मैं दहेज के, जहाँ तक दहेज का सवाल है, दहेज सबसे मुझे तो नफ़रत है और मैं इसमें कभी विश्वास नहीं करता। जिसने अपनी लड़की दे दी, उससे बड़ा दहेज क्या देगा? लेकिन अब उल्टा हो गया। लड़की वालों का भी खर्चा है, लड़के वाले भी खर्च उतना ही कर रहे हैं। यदि वो जो आप मार्केटिंग दिखती हो सगन के अंदर, उस समय लड़के वाले भी उतना ही चढ़ा रहे हैं, वो भी सेट ला रहे हैं। बिल्कुल। लड़की वाले ज्वेलरी दे रहे हैं, तो लड़के वाले भी ज्वेलरी दे रहे हैं। लड़की वाले कपड़े दे रहे हैं, तो लड़के वाले भी। अब देखिए फर्नीचर कोई ले नहीं रहा। एसी जो पुराने ज़माने में चलते थे जी, सोफ़ा सेट, डबल बेड, अलमारी, ये सब बंद हो गए। अब सारा ज्वेलरी पे आ गया
और ज्वेलरी पे भी आप देखो कि आज तो 1 लाख से ऊपर ज्वेलरी का 1 तोले का भाव है। यदि कोई आदमी देना भी चाहे तो नहीं दे पा रहा, और दे भी दिया वो भी यूजलेस है, कोई पहन नहीं पा रहा। आज मार्केट में कौन पहन पा रहा है? बिल्कुल। कोई नहीं पहन पा रहा, एक चेन तक भी पहनने को तैयार नहीं है आज के माहौल में। तो मैं ये कहता हूँ शादी करो, सादगी के साथ करो। लड़की वाला अपनी मर्जी से अपनी बच्ची को कुछ करना चाहता है, उसकी स्वेच्छा पे छोड़िए, बंदिश के साथ नहीं। बिल्कुल। ये नहीं कि मेरी लड़की की शादी हो रही है तो मुझे ही देना पड़ेगा, इसका मैं सरासर विरोध करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन यदि लड़की वाले ने अपनी मेहनत की है, जीवन में चाहा कि मैं अपनी बच्ची को सेव करके भेजना चाहता हूँ, मैं उसके पक्ष में हूँ, उसकी इच्छा है। लेकिन उतना ही लड़के वालों को खुशी हो रही है कि भाई मेरे लड़के की शादी हो रही है, मैं अपनी बच्ची को ये दे रहा हूँ। और यदि देना है दोनों को, इसके बिसाइड्स इस जो सामान दे रहे हैं, दोनों ही पक्ष है। भाई बहुत बड़ी शादी है, दोनों दोनों 50-50 लाख की अपनी बच्ची को। बिल्कुल। बिल्कुल। बच्ची को इसलिए कहता हूँ, उसको किसी से ना मांगना पड़े। यदि उसे लाख रुपए खर्च करने पड़े तो खर्च कर सकती है। तो हमारे ये वो अपनी जगह अलग है, क्योंकि लड़की में और लड़के में एक डिफरेंस तो रहेगा। भाई लड़की पढ़ गई, मान लीजिए नौकरी लग गई, अच्छी बात है, लेकिन 6 महीने बाद, साल बाद बच्ची जब कंसीव करती है, बच्चा पैदा करती है, उस समय वो साल 2-2 साल, 1.5 साल की छुट्टियां चाहिए होती हैं उसे। तो उसका मन इस बात का मजबूत रहे कि मैं दूसरे के घर में जा रही हूँ तो मैं वहाँ सिक्योर हूँ। मैं तो इतना जरूर कहूंगा आपकी चैनल से। बिल्कुल। बट सर ये जो लड़के वालों की जो डिमांड होती है ना कि मिलनी तो सोने की अंगूठी से ही होएगी, तो ये भी तो एक अननेसेसरी बर्डन है ना एक लड़की तो पे। ऐसी जगह मैं कहता हूँ मना ही कर देना चाहिए। हम्म। लेकिन मना कौन करता है? जब लड़की वाले को भी दिखता है कि मैं अपने से अच्छे परिवार में मैं लड़की भेज रही हूँ, यदि मेरी जेब से कुछ खर्च भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। 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 लेकिन सर ये बहुत ज्यादा एक तरीके से बर्डन टाइप ही है। जैसे मैं आपको ना एक रिसेंटली मेरे नोन में केस आया था, लड़की वालों ने लगभग लगभग 1 करोड़ का खर्चा करा शादी के अंदर, और विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 8 to 9 months ही अब उनका तलाक होने वाला है। तो एक तरीके से अननेसेसरी एक खर्चा जो कि 1 साल के अंदर उन्होंने कर दिया, लगभग लगभग 1 करोड़ का, एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन के लिए कितना ज्यादा मुश्किल है उस खर्चे से रिकवर कर। वही मैं कह रहा हूँ, अभी मेरे पास लेटेस्ट 4 दिन पहले एक मुकदमा आया है, नाम यूं नहीं ले पाऊंगा कि चैनल है, हर आदमी का अपना। 7-8 महीने शादी को हुए, उसमें करीब 3 से 4 करोड़ रुपए लगा है। लड़की वाले लड़की को ले गए, लड़का वाले के घर लड़का रह गया। अब ये डिसाइड कौन करेगा कौन का खर्चा कितना हुआ? लड़के वालों से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जी मैंने सगाई का सारा खर्चा मैंने किया है, रिसेप्शन का खर्चा मैंने किया है। लड़की वाले कहते हैं जी टीका गोद हमने किया है, शादी हमने की है। अब दोनों को यदि हम बैलेंस लेते हैं, वे सेम आदमी है, मतलब वही आदमी है। एक दिन काला कोट पहन के चले गए, एक दिन जवाहर कट पहन के चले गए, एक दिन कुर्ता पजामा पहन के चले गए। वही आदमी 4-4 डिब्बे लेके जा रहे हैं, वही लोग जा रहे हैं। वो लिफाफा कितने का दे रहे हैं? 3100 रुपए का। डिब्बे कितने पहुंच गए घर में? 5-5, एक एक रिश्तेदार के घर में। अब डाइवोर्स हो रहा तो वे रिश्तेदार कहाँ है? लौटाए ना उन डिब्बों को। दोनों पार्टियों से कहें कि भाई ठीक है जी, तुम दोनों का हमारा, हमने भी बड़ा तुम लोगों को तंग किया, खाया पिया है, हमसे भी ले लो। लेकिन अब कष्ट कौन पा रहे हैं? लड़के वाले, लड़की वाले। खा के कौन चले गए? बाराती। आज पंचायत में दोनों में तो कोई आने को तैयार नहीं है। थाने में जब कंप्लेंट होती है, ना बाराती आने को तैयार है, ना लड़की वाले आने को तैयार है। बिल्कुल। तो खर्चा दोनों साइड का हो रहा है। कई बार लड़के वाले कह देते हैं हमारे कैश दे जाना, हम अपने आप खर्च कर लेंगे। तो ये जो चीजें हो रही हैं, इनमें दोनों ही पक्षों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। कोई एक पक्ष के लिए हम कहेंगे जी लड़की वालों को समझना चाहिए, तो लड़के वाले कहेंगे हम तैयार ही नहीं है शादी करने के लिए। जाओ, क्यों कर रहे हैं 4 फंक्शन? सिंपल क्यों नहीं करना चाहते हम? और जो पैसा है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, उसका एक हिस्सा शादी में कितने खर्च हुए सर? 3 करोड़ रुपए हुए गोस्वामी जी। तो लड़की के नाम क्या है? बोले कुछ भी नहीं। लड़के के नाम क्या है? वो कार दी थी 80 लाख रुपए की, मर्सिडीज, लेकिन वो उस पर बैंक लोन पर है। भोजन कहाँ गए? बाराती कर गए। बाराती कौन थे? वही लोग थे, रिश्तेदार, जो हर फंक्शन में मौजूद थे। तो इसमें दोष किसको दें, ये बताइए आप। आपने जो बात कही वो तो अपना क्वेश्चन है आपके पास, आपने कर लिया। लेकिन प्रैक्टिकल तो मैं तो ये कहता हूँ कि ईश्वर ने मुझे जिन क्यों इन लाइन के अंदर भेज दिया, पूरा जीवन लग गया मुझे। मैं तो थक गया सुन सुन के। एक आदमी 2 मिनट पहले मैं लड़की वाले से बात कर रहा हूँ, 3 मिनट के बाद लड़के वाले आ गए। सेम इंसान हूँ, सेम परिस्थिति है मेरी। लोग सर अपना स्टेटस सिंबल को शो ऑफ करने के लिए करते हैं ना शादी, उसी को दिखाने के लिए कि देखो हमने कितनी बढ़िया शादी करी है, हम भी 4 जगह खाना खाने गए थे, तो आज हम भी रिश्तेदारों को एक बढ़िया शादी दिखाएंगे, एक बढ़िया खाना खिलाएंगे। तो बस उसी के चक्कर के अंदर जो बर्डन पड़ जाता है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है शायद वो बर्डन लड़की वालों पे थोड़ा ज्यादा पड़ता है इन कंपैरिजन ऑफ वो लड़के वाले। लड़की वालों पे इसलिए हमें लगता है ज्यादा इसलिए पड़ता है क्योंकि
कहा जाता है कि भाई लड़की वाले अपनी बेटी को विदा करके जो उससे बन सकता देता है, लेकिन अब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, एक रिसेप्शन देखो किसी भी लड़के वाले को, A. का 1 CR, बोतलें खुली हुई हैं, बिल्कुल। वेज नॉन वेज, कितने की प्लेट समझो आ जाओ, 7,000, 5,000, 8,000, क्या लिमिट है इसकी? बिल्कुल। क्या फायदा हुआ उसका? मैं कहता हूं फंक्शन करो लड़के वालों को, कब करो? जब तुम्हारी बहू घर में आ जाए, साल भर 6 महीने दोनों बच्चे प्यार से रहे, आगे की जनरेशन बढ़े, खूब पैसा लगाओ। बिल्कुल। अब आप वाली बात को मैं सपोर्ट करता हूं, केवल अपने ईगो के लिए। मैं भी तो खा के आया हूं किसी के यहाँ, हाँ। लोग मुझसे क्या कहेंगे? अपने नॉर्थ इंडिया में बहुत है ये चीज। नॉर्थ इंडिया में भी, नॉर्थ दिल्ली में बहुत है, नॉर्थ इंडिया में भी, नॉर्थ दिल्ली में बहुत है। दिल्ली में विशेषकर आप नॉर्थ दिल्ली में आके देखिए ना, एक एक टेंट 50-50 लाख, बिल्कुल। एक एक शादी 2-2 ढाई करोड़। पूरी लिस्ट निकलती है कि उस टाइम पे कितने का लिफाफा गया था, तो अब हमें कितना और बढ़ा के आप देना है। मानोगे नहीं, मैं एक बात से खुशी बड़ा के साथ। परेशान रहता हूँ कि एक शादी क्या कर ली बच्चे की, तो हमें तो ये देखना पड़ता है उसने हमें क्या दिया था, भैया क्यों दिया था हमें? तू हमें 1100 दे देता, तेने हमारे लिए 21,000 रुपये दे दिया, अब हम 21,000 आज पोजीशन पे, आज रात को है या नहीं है, तुम्हें देना पड़ेगा। तो फायदा क्या रहा यदि हमें अदला बदली ही करनी है? एग्जैक्टली। इससे तो ना, पहले किसका प्रथा था, जैसे गाँव में पहले शादी होती थी, बच्ची की शादी है, माँ बाप की इतनी स्थिति नहीं है बेचारे की, तो कोई ने, किसी मौसा जी ने साइकिल दे दी, किसी ने रेडियो दे दिया, किसी ने घड़ी दे दी, जो आज की नई जनरेशन को नहीं पता, किसी ने। तो जब उसकी शादी होती थी तो वो भी ऐसी मदद करते थे। इसका हिंदी अर्थ ये था। आज ये नहीं है, हम शादी पे नहीं जा रहे, मैं तो इतना घोर विरोधी हूं, हम शादी पे नहीं जा रहे, हम तो एक तरह से पर्ची कटवा रहे हैं अपनी। पहले लिफाफा दो उसको, और फिर गोलगप्पे से शुरू हो जाओ और जलेबी तक लौट के आ जाओ, तो पैसे से तो खाया मैंने। बिल्कुल। जबकि हम लड़के की शादी में जा रहे हैं तो उल्टा हमें लिफाफा मिलना चाहिए। भाई देखिए, सब में आप आए, इज्जत है आपकी, 100 रुपये आपको लड़की वालों ने दिए या हमने दिया आपको, या 500 रुपये दिए। उल्टा क्या हो रहा है? 2100 का लिफाफा, 3100 का लिफाफा, 5100 का लिफाफा। कई कई दिन तो मैडम, क्योंकि सोशल लाइफ में कई दिन तो ऐसा हो जाता है 5-5 लिफाफे बनाने पड़ रहे। जाओ मत, ठीक है, लिफाफा पहुंचाओ। मैं कहता हूं दहेज से 10 गुनी ज्यादा बीमारी लिफाफा है। सही बात। ये जिस दिन बंद हो जाएगा तो मिठाई के डिब्बे बंद हो जाएंगे, बड़े बड़े मिठाई के डिब्बे देख लीजिए। आपके घर में अभी मैं 2 किलो का डिब्बा भेज दूं, आप खाएंगी? नहीं, क्यों, कहाँ जाएगा वो? बाद में तो कभी किसी को बांट दिया, किसी तो के। जिसको आपने दिया उसने कहाँ खाया? यदि आपको मिठाई देनी है, 4 बूंदी के लड्डू बढ़िया देसी घी के बना के आप दे दीजिए, छोटा डिब्बा दे दीजिए। काजू की बर्फी दे दीजिए, बादाम, काजू की क्यों दो, बादाम की दो ना, जो खा भी ले इंसान। तो ये सब वेस्टेज है, और यही जब शादी का कारण डाइवोर्स में बदलता है तो लंबी लंबी लिस्ट, 50-50 पेज की दहेज की लिस्ट आती है। बिल्कुल। सर, इंडिया में एक्चुअल में लीगल प्रोसेस क्या है अगर किसी को तलाक फाइल करना है तो? मैडम प्रॉपर प्रोसेस देखिए इंटायरली। मैडम, इसमें 4-5 कारण हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो शादी हो गई, एक नल एंड वॉइड आता है, सेक्शन 11 और 12 है हिंदू मैरिज एक्ट का। वो ये कहता है कि जैसे मान लीजिए, एट इट आफ्टर द मैरिज, इफ द हस्बैंड इज नॉट कॉम्पिटेंट, फिजिकली नॉट फिट है टू मेकिंग ए फिजिकल रिलेशंस, जिसे हम इम्पोर्टेंस की संज्ञा देते हैं, उसमें मैरिज जो है नल एंड वॉइड होती है। विद इन 1 ईयर आपको डाइवोर्स फाइल करना होता है, इसको हम नल एंड वॉइड बोलते हैं। दूसरा एक यहाँ पे इंटरप्ट मैं करूंगी, जैसे आपने बताया कि अगर हस्बैंड जो है वो फिजिकली इनकॉम्पिटेंट है, इम्पोर्टेंसी और ये सारी चीजें हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी इसी का एक पार्ट है। yes. अगर 1 साल के अंदर अगर लड़की ने तलाक फाइल नहीं किया, और अगर वो बाद में 3 या 4 साल बाद या 5-6 साल बाद अगर वो तलाक फाइल करती इस पर्टिकुलर ग्राउंड को लेकर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो तो मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ द लॉ है, विद इन 1 ईयर। इट मींस कि इसका मतलब ये ना, आपने स्वीकार कर लिया उसको, ओके। आपने किसी ना किसी रूप में, हम जिस मकसद के लिए मैरिज के लिए गए, ठीक है, शादी इसी मकसद के लिए है, और वो मकसद पूरा नहीं हुआ। बट जैसे जो लाइफस्टाइल इतना ज्यादा चेंज हो रहा है लोगों का आजकल, कई बार बच्चा होने के बाद भी आदमी जो है वो इम्पोर्टेंसी की सिचुएशन में चला जाता है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की सिचुएशन में चला जाता उसमें है। उस खराब सेक्शन में lifestyle। नहीं जा सकते, उसमें फिर अच्छा। आप क्रूअल्टी में जा सकते हो। सेक्शन 13 आई है अच्छा। कि यदि एक पर्सन इज अनेबल टू मेकिंग ए फिजिकल रिलेशन, इज अनेबल टू सेटिस्फाई हिज लाइफ पार्टनर,
तो वो दिस अमाउंट्स टू क्रूअल्टी। ओके। और आजकल जो जैसा समय चल रहा है, आपने देखा होगा कि रात में दोनों की ड्यूटी है, किसी की सवेरे है वो रात भर जग रहा है, जिसकी रात में है, वो दिन में सो रहा है। तो फिजिकल लेसन तो मैं नहीं समझ रहा कि आज है ही कहाँ। बिल्कुल। फिजिकल लेसन्स के लिए दोनों का माइंड होना जरूरी है, दोनों में खुशी होनी जरूरी है, दोनों में उत्साह होना जरूरी है, दोनों के अंदर पोटेंसी होनी जरूरी है, दोनों के अंदर एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना जरूरी है, बिल्कुल। और वो है नहीं। हम्म। तो पहला ग्राउंड आपका इम्पोर्टेंसी का जो मैंने एक ऐसा कि जैसे कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, ओके। वो भी नल एंड वॉइड में आता है। आपने छिपाया कि आप पहले से डाइवोर्स, आपने नहीं बताया। आप कोई कमियां हैं, आपने छिपा ली। आपकी एज है 30 साल, आपने बताई 25 साल। आपकी एजुकेशन है 12th, आपने बताई मैं एमए पास हूं। तो ये कंसीलमेंट हो गई आपके पार्ट पे, ये भी नल एंड वॉइड की कैटेगरी में आता है। ओके। फिर शुरू होते हैं इसके बाद कि क्रूअल्टी। और आज एक मैं सुप्रीम कोर्ट का भी पढ़ रहा था वर्डिक्ट, तो उसमें ये था कि क्रूअल्टी को हम एक जजमेंट से साइड करते हैं, गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट कहती है हर केस की अलग अलग परिस्थिति है। कोई क्रूअल्टी, जब तक कोई थप्पड़ ना मारे किसी को, सामने वाले को, तब तक क्रूअल्टी नहीं है। एक ऐसी जगह है जहाँ रोजाना आदमी बिना पूछे 2 थप्पड़ मार देता है। एक वो है जब थोड़े और पड़ गए, वहां आदमी से गाली गलौज करता है, वो क्रूअल्टी में आता है। और एजुकेटेड परिवार में चले गए, अपर मिडिल क्लास में, तू बोलने से भी क्रूअल्टी आती है। एक क्लास कैटेगरी में चले गए, वहां दोनों यदि हॉट टेम्परामेंट्स में बात कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, वो भी क्रूअल्टी। बच्चे कहते हैं ये क्या, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। सर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अगर इस क्रूएल्टी को अगर डिफाइन किया जाए तो इसके अंदर क्या इसकी डेफिनेशन? बहुत चीजें हैं, जैसे आदमी औरत को गाली देता है, एब्यूज करता है, मारता है, मेंटल टॉर्चर करता है, उसको जलील करता है, उसको कम दहेज लाने के लिए उसको कहता है कि आप कम दहेज लाइए, आपके माँ बाप ने दहेज नहीं दिया, आप पढ़ी लिखी अच्छी नहीं है, आप देखने में सुंदर नहीं है। ये सब क्रूअल्टी की परिभाषा है। हाथ खर्च के लिए पैसे ना देना भी वो भी एक क्रूएल्टी? क्रूअल्टी का पार्ट है। ओके। औरत का आदमी के लिए ये कहना तू बदसूरत है, मुझे तेरे साथ अच्छा नहीं लगता, मेरे साथ रिलेशन बनाने अच्छे नहीं लगते। औरत आदमी के लिए एलिगेशन लगा सकती है कि भाई तू मेरे साथ जो व्यवहार करता है, नेचुरल नेचुरल 50 करता है, वो उसके लिए क्रूअल्टी है। लेडी जो है आदमी को अपने उसके माँ बाप से अलग ले जाके बाहर फोर्सिबली ले जाना चाहती है, ये भी एक क्रूअल्टी की परिभाषा में आ गया नया। यदि ये फोर्स करती है नहीं तुम्हारे माँ बाप के साथ मैं नहीं रहूंगी, तुमको अलग ले जाऊं, ये भी क्रूअल्टी है। तो क्रूअल्टी क्या है? एक दूसरे को इंटेंशनली एंड डेलिबरेटली मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ये शुद्ध हिंदी है। ओके। किसी को मानसिक वेदना पहुंचाना। फिजिकल का हो गया, वो भी वेदना में आता है। यदि एक आदमी कॉम्पिटेंट है या नहीं, उसे भी छोड़ दो, यदि इफ दे आर अनेबल टू मेकिंग फिजिकल रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करता है या उसको उसकी बात को नहीं सुनता है, ये भी एक क्रूअल्टी आती है। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी क्रूअल्टी है। यदि आप पति पत्नी बने, जो पार्ट है उसका, हम बहुत से कहते हैं, आपने देखा होगा पढ़े लिखे लोग, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूँ वही आपकी जिंदगी की नींव है, बिल्कुल। वो आपका रूट है किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए। और यदि वो रिश्ता है तो मैं मानता हूं 25 से 30% बहुत कुछ कमियां छिप जाती हैं, क्योंकि उसमें रिस्पेक्ट आता है। लोगों ने सेक्स को एक एंजॉय का साधन माना, मैं इसका विरोध करता हूं। एंजॉय तो नेचुरल है, लेकिन रियलिटी रिस्पेक्ट है। हस्बैंड औरत को रिस्पेक्ट करती है, औरत हस्बैंड को। यदि ये पॉइंट चलता रहे साथ में, तो मैं समझता हूँ जो बाकी की क्रूअल्टीज है ना मैडम, बहुत कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अपने नॉर्थ इंडियन जो सासे जो हैं, उनका ये मानना है, बहुओं से इनका ये कहना है कि अब तो बच्चा हो गया है तो फिजिकल रिलेशन की इतनी कोई नीड नहीं है, अगर तुम अलग अलग कमरे में भी सो तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जो पुरानी सास है उनकी स्थितिता जितनी दूबर हो गई इस युग में, जो कि 90 में शादी हुई, जिनकी 91 में हुई, 92 में हुई, 93, 94 क्यों हो गई? उन्होंने ऊपर से भी खूब सुना अपनी सासों से, अब नीचे से बहुओं के साथ भी ताल में वो दिन भर रोती है। मैं तो ऑफिस में देखता हूँ मैडम, कई स्थिति तो ऐसी आ जाती है, मुझे भागना पड़ता है ऑफिस छोड़कर, कि वही बातें सेम। मैंने अपनी बहू को जूस पूछा, उससे भी नाराज हो गई। मैंने उसके लिए गरम गरम हलवा बनाया, उससे भी नाराज। तो मैं सबसे कहता हूँ कि आज के टाइम में बिना किसी चॉइस के बहू से जूस पूछना भी, हलवा पूछना भी, खाना पूछना भी क्रूअल्टी की परिभाषा में आता है, इंटरफियरेंस की परिभाषा में आता है। सच में? क्यों? आप अपने बच्चे को देखिए, किसी 3 साल के बच्चे को दूध पी, मैं तो नहीं पीता, लड़ने मरने को तैयार है।
एक केस आया मेरे पास, मैं नाम नहीं लूंगा, ही जे वेरी रिनाउंड लॉयर ऑफ दिल्ली एंड इंडिया। उनके लड़के की शादी हुई। बोले मिस्टर गोस्वामी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैंने बताइए सर। बोले आपसे रिलेटेड है। मैं बताऊँ। बोले मेरे वाइफ कहती हैं से बहू कहती है अभी आई शादी होके कि मम्मी जी आप मुझसे ही पूछते हो कि शाम को कितने बजे आओगी ड्यूटी से और क्या खाओगी, तो मैं तो टेंशन में हो जाती हूँ, कृपया मुझसे आप ये ना पूछे। तो बोले इसका क्या मतलब? मैंने इसका मतलब ये है कि तुम्हारी वाइफ ने तो पूछा प्यार से कि बेटा शाम को क्या खाओगे। वो कहती है ये मेरे तनाव है, मैं खाऊं ना खाऊं, कब खाऊं, कितना खाऊं, कितने बजे आओगी, मैं कितने बजे आऊं। मेरे दिमाग में पूरे जहन में ये रहता है दिन भर कि मैं ये कह के आई हूं मुझे 6 बजे पहुंचना है। तो क्रूअल्टी को कहां तक ले जाओगे? यदि सास कहती है बेटा ये जूस बनाया पी ले, मेरा गला खराब है, आपको जूस की लग रही है, बेटा हलवा खा ले, मम्मी मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं तो नहीं खा सकती। तो इस क्रूअल्टी की डेफिनेशन को फिर वहीं आ जाओ जो आप क्वेश्चन कर रही थी, क्या पढ़े लिखे से फर्क पड़ा? पड़ा। बिल्कुल हाईली एजुकेटेड से फर्क पड़ा? पड़ा। बिल्कुल सेल्फ इंडिपेंडेंट होने से फर्क पड़ा? पड़ा। सर शादी के बाद अगर बहू के कमरे में बिना नॉक करे अगर इन लॉज आ जाते हैं तो ये भी आई थिंक शायद आप क्रुएल्टी शायद के उसके पता है नहीं अंदर पता, जब से अमेंडमेंट आया है पार्लियामेंट में, लड़कों के खिलाफ मुकदमे कम और ससुरों के खिलाफ, ससुर के खिलाफ, फादर इन लॉ के खिलाफ मुकदमे अनलिमिटेड। आप सीरियसली डाटा निकालिए जरूर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। हर फादर इन लॉ के खिलाफ आपको मुकदमा रजिस्टर्ड मिलेगा कि मैं कमरे में थी, मेरा ससुर आ गए, उन्होंने मेरे साथ ही बदतमीजी की। हर मुकदमे की पहली लाइन मिलेगी आपको, आप कह रही नॉक कर दी। एक केस था, बट ससुर जी फादर के समान है हमारे भी तो मतलब अगर मेरे फादर भी कभी भी कमरे के अंदर आ जाते तो मैं तो उस टाइम पे तो हम लोग इतना ऑफेंड नहीं फील करते हैं लेकिन अगर ससुर जी आ जाए तो फिर उस तो टाइम फिर मैं पे वही तो इतना कह रहा हूं offend- कि फादर अपने ही कोठी में, अपने ही जीवन में, अपने ही घर में पराया हो जाता है, बिल्कुल अपने ही घर में। तभी तो आपने जो एक प्रश्न करा बहुत अच्छा कि भाई शादी के बाद बच्चों को भेजने चाहिए, उसका ये तो रहा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये भी था कि फादर लोग को भी तो रेस्ट ऑफ लाइफ जीना है, रिटायरमेंट के बाद वो कहाँ खड़ा होगा यदि ये बात सुनने को मिलेगी। 10 लोग यदि कहेंगे कि यार ऐसा आदमी नहीं था, तो 10 ये भी तो कहेंगे यार पता नहीं बहू क्यों कह रही है बेचारी। सही बात है कितने मुकदमे रजिस्टर्ड है? कितनी बेइज्जती की बात 354, 354। और मरना हो जाता है। कितने ससुर आए मैं आपको बताना नहीं चाहता चैनल पे, जिन्होंने ये कहा गोस्वामी जी वी वांट टू सुसाइड, वी वांट टू कमिट सुसाइड। जो चीज हम जिंदगी में नहीं सुनी वो आज हमको सुनने को मिल रही है। इंसल्टिंग तो बहुत ज्यादा है ये चीज कि एक बच्चे एक तरीके से फादर के लिए ऐसी हो चीज सकता है चुनी है कहीं जेन्युइन भी हो, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन वो जेन्युइन के चक्कर में जो आदमी जेन्युइन है वो तो फंस गए। तो क्या हर एफआईआर में आएगा? बिल्कुल एक ऐसे वकील साहब है मेरे, हमारे साथी हैं, हम बहुत मुकदमों में सामने रहते हैं, उनकी मैंने एफआईआर देखी लड़की की, तो जैसे और केसों में भी हम आ गए, सेम सेम वही ससुर में पहले में एलिगेशन लगाया, वही दूसरे केस के एलिगेशन थे, मैंने कोर्ट में जाके वो सारी एफआईआर लगा दी। अच्छा मैं सर देखो, तो कई बार हम लोग भी गलत गाइड कर देते हैं, हमें स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल सर हम लोग बात कर रहे थे कि क्या तरीका है डाइवोर्स फाइल करने का इंडिया के अंदर तो हमने कुछ रीजंस के बारे में पता किया था कि कौन से फिजिकल टॉर्चर मेंटल टॉर्चर सारी चीजें क्या प्रोसेस क्या है ठीक है हमें पता लग गया कि हाँ ये जो चीजें हो रही है वो क्रुएल्टी का आपने पार्ट है पिटिशन, आपने अपने फैक्ट्स दिए वकील साहब को, वकील साहब तैयार बैठे हैं इसी काम पे सब हमारे जैसे, तुरंत तैयार किया आपका, कोर्ट में फिर पिटीशन फाइल कर दिया। पहली तारीख पर कोर्ट आपको बुलाएगी, बताइए बेटा क्या कहना चाहते हो। आपने कहा जी मेरे साथ ये हुआ, कोर्ट उनको लड़के वालों को नोटिस कर देती है, वो दूसरी तारीख पर हाजिर होते हैं, फिर उनको समय देती है आप जवाब दाखिल करिए, फिर वो जवाब देते हैं, फिर उसके जवाब का आप जवाब दाखिल करते हो, फिर जो है प्रोसेस जो है गवाहियाँ होती हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। इसी बीच में मेरे तो अपना रिकॉर्ड तो मेरा तो इतना अनलिमिटेड रिकॉर्ड है, मुझे कहना नहीं चाहिए, अनलिमिटेड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया, कि मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं लड़ाता, जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ कि लाइफ विल नॉट कम अगेन, कैसे भी हो फैसला हो, तो म्यूचुअल में फिर वो तब्दील हो जाता है, तो वही चलता हुआ डाइवोर्स विड्रॉ होता है।
और म्यूचुअल का डाइवोर्स सेक्शन 13B1 है और 13B2, 2 बार उसमें बयान होते हैं 6 महीने बाद। उसमें 18 महीने का प्रोसेस है कि तुम कम से कम 18 महीने से हो गया हो आपको एक दूसरे से, साल भर का सेपरेशन होना चाहिए आप लोगों का, तो आपका म्यूचुअल से डाइवोर्स विद इन टाइम, आपको विद इन मंथ आपका डाइवोर्स हो जाता है। ओके सर, फर्स्ट फाइलिंग से लेके बिल्कुल एंड के तलाक मिलने तक जनरली कितना टाइम प्रोसेस का नो पीरियड लिमिटेशन। होता है? ओके 20 साल के मुकदमे चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक। 15 साल के चल रहे हैं। ओके यहाँ से डाइवोर्स ग्रांट भी हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट अपील में चले गए लोग, अपील में हो गया, सुप्रीम कोर्ट SLP में चले गए। सर, एज पर करंट लॉज के हम लोग बात करें तो ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जिसको ध्यान में रख के मतलब एक औरत जो है वो डाइवोर्स फाइल कर सकती है? जनरली मैं एक बात बताऊं, लेडीज डाइवोर्स नहीं डालती, बहुत कम नहीं डालती। नहीं डालती। उनके पास और अधिकार हथियार बहुत होते हैं, ओके जैसे 406 498 का जो मुकदमा सेक्शन बदल गए हैं BNS में, दहेज का मुकदमा डालने का सर अधिकार। थोड़ा सा ब्रीफ करते जाइए प्लीज। जैसे दहेज का मुकदमा वो डाल सकती हैं कि जी मेरे माँ बाप से इन्होंने ये पैसे दिए थे, उसके बाद ससुर ने ये डिमांड की, सास ने ये डिमांड की, बहू हस्बैंड ने ये डिमांड की, इनके पास मेरी ज्वेलरी रखी हुई है, तो एक मुकदमा आ गया तो लड़के का तो गला पकड़ने लगे, वो खुद ही कहेगा जी बता क्या चाहती है, मैं म्यूचुअल देने को तैयार हूँ। ओके दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस, जो एक्ट 2004 में आया था, जिसमें लेडीज को इनहेरेंटेड पावर है, जैसे अपने लिए मकान रहने का साधन लेना, उसमें डैमेजेस की डिमांड करना, कंपनसेशन की डिमांड करना, स्त्री धन की डिमांड करना। तो लड़का वहां फंसता है तो लड़का कहता है भाई मैं निपटाने को तैयार हूँ। 125 यदि लड़की नहीं कमाती है तो उसको खर्चे का दावा मिलता है। 90% केस जो निपटते हैं, और सब चीज़ें, जैसे लड़का कमाता है, मान ली 3 लाख रुपए सैलरी है उसकी, लड़की अनएम्प्लॉयड है, नहीं है काम, उसको 1 लाख रुपए महीना यदि कोर्ट ने बांध दिया तो लड़का ये सोचेगा ना इससे बेटर तो मैं एक बार दे दा के फ्री करूँ अपने आप को, पूरी जिंदगी देने से क्या फायदा है। तो लड़की रेयरेस्ट टू रेयर, ज्यादा मैं ये नहीं कहता नहीं डाल सकती या नहीं डालती, मेरे पास बहुत केस हैं जो लड़की डाल रखी है, क्योंकि रेशो ये है कि लड़का 75% डालते हैं, 25% लड़की डालती है, क्योंकि लड़कियों के पास और अधिकार है और लड़के के पास तलाक के अलावा कोई अधिकार नहीं है। सर, अगर हम लोग मेल्स के राइट की बात करें तो क्या हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कुछ मेल्स के पास राइट है कि जिसको यूज में लेके वो मतलब फीमेल को एलुमनी भी ना देनी पड़े और अपने राइट को भी वो सिक्योर? नहीं, लड़के के पास केवल ये राइट है वो डाइवोर्स फाइल कर सकता है, ओके और लड़की यदि कमाती है तो मेंटेनेंस में विरोध कर सकता है कि भाई सी इज कैपेबल टू मेंटेन हरसेल्फ एंड सी हैज ए इनकम, और कोई लड़के पर राइट नहीं है ऐसे। क्या बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए डिवोर्स फाइल करवाने की कोई एप्लीकेशन या नहीं। फाइलिंग कर सकता है? नहीं दे सकता। ओके और अगर जैसे हम लोग बात करें कि बच्चे की कस्टडी के बारे में, तो बच्चे की कस्टडी एक्चुअल में डिसाइड कौन से ग्राउंड्स पे करी जाती है? देखिए, बच्चे की कस्टडी का ये जितने भी मुकदमे जिनमें बच्चे हो गए, आधी लड़ाइयां तो बच्चों को लेकर हो रही हैं। ओके बच्चों का जहां तक सवाल है, बच्चा जिसके पास रह गया, जैसे लड़का चला गया, लड़की के पास बच्चा रह गया, तो इतनी आसानी से कस्टडी कभी ट्रांसफर नहीं होती। ओके विजिटेशन राइट तो मिल जाते हैं, इंटरिम कस्टडी भी कोर्ट दे देती है, भाई 2 दिन संडे के दिन ले जाओ, मंडे को छोड़ देना, बर्थडे पे ले जाओ, बर्थडे पे छोड़ देना, शाम को छोड़ देना। लेकिन परमानेंट कस्टडी जनरली किसी केस में रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट एक दूसरे से ट्रांसफर होती है, एक्सेप्ट कि कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ना हो, कि जैसे वाइफ है बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई, लड़का कॉम्पिटेंट है, चलो दे दिया बच्चों को, यदि लड़के के पास है कस्टडी रोंगली, उसने मतलब ले लिया, बच्चा फोर्सिबली रख रखा है और उसको देखा उसका कहीं ट्रांसफर हो गया, कोई और चीज़ें रीजन हो गई, उन स्थितियों में कोर्ट ट्रांसफर करती है। बाकी जनरली क्या है, जहाँ बच्चा है वो वहीं रह जाता है, और उसमें सफ़र इन केसों में बच्चे ही करता है। ओके सर, क्या ये मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जायज सी बात है कि कस्टडी जनरली मदर के पास चली जाती है बच्चे की? चली कहाँ से जाएगी, जिसके पास रह गया बच्चा, जैसे बच्चा 3 साल का है हाँ और हस्बैंड मियाँ बीवी की झगड़ा हो गया, हस्बैंड बाहर चला गया, कस्टडी वाइफ के पास है। ओके अब केस डालता है लड़का गार्जियन कस्टडी का कि मुझे वापस दिया जाए, तब तक बच्चा मेजर हो जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों साथ ही रहते हैं और फिर वो डिवोर्स फाइल करते हैं? साथ कैसे करेंगे, एक कमरे में रहकर कैसे डाइवोर्स चलेंगे, तो रेयरेस्ट केस होते हैं जो एक ही कोठी में जबरदस्ती लड़की कह रही मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, लड़का नहीं जाएगा, डाइवोर्स डाल देते हैं, जैसे कहते हैं एक छत के नीचे रह के, तो बच्चा तो वहीं की वहीं है, तो कोर्ट कहती है इसमें कस्टडी किसको दूं, हाँ ऐसे केस में फिर कस्टडी मिलते रहो बच्चे से और क्या करो। लेकिन जिसके पास है, जैसे ये आज के बच्चे में भी बहुत काबिल है,
वो जिसके साथ है, मान लीजिए बच्चा माँ बाप के साथ है, मदर से बात नहीं करता है, तो बच्चे के पास माँ बाप के पास हो गया। अब एक कमरे में तो मैडम कोई नहीं रह पाता जब लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर तो बदलना तो पड़ेगा, चाहे लड़की छोड़ के जाए चाहे लड़का छोड़ के। बिल्कुल। सर, हमारे इंडिया के अंदर ऐसा कहना है, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस का, कि अगर घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप दोनों को एक बच्चा कर लेना चाहिए। बच्चा हो जाएगा तो झगड़े खत्म हो जाएँगे, फैमिली आगे बढ़ जाएगी, सब कुछ सही चलता रहेगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू मैं इस तो बात इसके को लेकर? बिल्कुल खिलाफ बोलता हूँ। बच्चा आपको करना ही तब चाहिए जब माँ बाप दोनों उसको मेंटेन करने की क्षमता में हो और दोनों का प्यार हो। आप भी मैडम मुझे बताऊं, बच्चा पैदा तुमने कर दिया इस बात को लेकर कि हमारा प्यार हो जाएगा बच्चे को लेकर, और फिर लाइबिलिटियों से भागना शुरू करें। बच्चा तो एक तरीके से टूल बन गया, बच्चे की हालत तो ये फुटबॉल बन गया बच्चा तो। बच्चे ने क्या गुनाह किया है? मैंने जितने भी मैटर निपटाए आज तक वो केवल बच्चों को लेकर निपटाए कि बच्चों ने क्या गुनाह किया है, बिल्कुल, कितना मेंटल टॉर्चर उन से बच्चों को गुजरते हैं। ग्रोथ कैसे मिलेगी। हाँ, बच्चे को तो फादर का, मदर का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, सबका प्यार चाहिए। और वो बच्चे, मैं समझता हूँ जो माँ बाप लड़ रहे हैं बच्चों को, एक एक दिन की विजिटेशन पर लड़ाई है। अभी मैंने केवल एक केस में बड़ी मुश्किल से 1 महीने में 1.5 घंटे के लिए बच्चे को मिलवाने की परमिशन लिया कोर्ट से, महीने में 1 दिन। और जब वो लड़का मेरे पास आता तो रोता है, सब मुझे हर हफ्ते मिलवा दो, मुझे 1 दिन की कस्टडी दिला दो। कोर्ट ने केवल 1 दिन की दी है। बिल्कुल। सर, एक बात और बताइए, जैसे आपने ज़रूर से सुना होगा, एक वो मूवी आई थी अनिल कपूर की, हम आपके दिल में रहते हैं, जी 1999 में। जी उसमें मूवी में दिखाया कि काजोल के साथ वो एक एग्रीमेंट करता है शादी से पहले कि हम लोग 1 साल के लिए शादी करके देखते हैं। अगर चल गई तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अलग हो जाएँगे। एक तरीके से देखा जाए तो इसको हम लोग जो अब्रॉड में चलता है प्रीनप एग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ ये होता है, जिसके अंदर शादी से पहले एक एग्रीमेंट किया जाता है कि इन-इन क्लॉज़ को हम मानेंगे और इन-इन चीज़ों को हम नहीं मानेंगे और इन-इन ग्राउंड्स के ऊपर हम लोग तलाक ले लेंगे। जी जी। इंडिया के अंदर ये वैलिड है या नहीं है? देखिए, एग्रीमेंट तो कोई वैलिड है नहीं। हुँ, हमारे यहाँ तो इसको सप्तपदी से जोड़ते हैं हुँ, कि भाई इसको ईश्वरी कृपा, भाई इस जन्म में नहीं 7 जन्मों तक हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन उसका कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि हमने आपस में भी तय कर लिया है कि भाई हम दोनों एक दूसरे साथ साल भर शादी रहेंगे, तो फिर अपने माँ बाप का पैसा क्यों फुकवा रहे हो? बिल्कुल। फिर तो आप बाकायदा जाइए, 7 फेरे मंदिर में जाइए, आर्य समाज मंदिर में जाइए, कोर्ट में जाइए, अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कराइए। साल भर तक बन जाए तो ठीक है, नहीं तो अलग अलग हो जाइए। एक एग्रीमेंट तो हम आज भी कर लेते हैं। आज का जो नया नया सिस्टम चल गया है कि दोनों मियाँ जब यदि मान लिया आर्य समाज में शादी करते हैं तो उसमें एफिडेविट एक्सचेंज करते हैं कि भाई हमने कोई दहेज में नहीं लिया कुछ भी। ये प्रथा चल गई है आजकल। हमारे पास भी केस आते हैं जिनमें उन्होंने कहा कि भाई हम ना लेंगे, और यदि बात नहीं बनेगी, लिख नहीं सकते कि हमारी बात नहीं बनेगी, तो ये तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बदल गया ना। बिल्कुल। लेकिन ये तो हम लिख ही सकते हैं ना कि हमने इस शादी में दान दहेज पैसा कैश कुछ नहीं लिया एक दूसरे से। तो एक 50% तो काम हो गया। फिर इतनी सी बात बनी कि हम साल भर के बाद एक दूसरे से अलग रह लेंगे, ये आपकी ओरल बात हो गई। तो क्या डिफरेंस है इसमें बताओ? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये प्रीनप एग्रीमेंट जो है वो इंडिया के अंदर होने चाहिए क्या? मैं तो इसके बहुत पक्ष में हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। बजाय कोर्टों में दद्दर में तो यहाँ तक भी हूँ कि यदि दोनों मियाँ बीवी चाहे किसी भी रीजन से, आपने एक क्वेश्चन करा, दूसरा मैं साथ दे देता हूँ। यदि 3 साल से दोनों सेपरेट रह रहे, कोई भी रीजन हो, कोई भी उसकी चाहे कारण रहा हो, यदि 3 साल दोनों को सेपरेट हो गए, तो कोर्टों को इसमें डायरेक्शंस आनी चाहिए, पार्लियामेंट पास होना चाहिए कि दोनों को तलाक दे देना चाहिए। 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल कोर्टों में क्या सेंस है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से, ये तो तुम वो तो उसमें जिंदगी बिगड़ गई दोनों पार्टीज की। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आपके अभी तक के करियर के अंदर मोस्ट एक्सपेंसिव डिवोर्स केस जो आपने देखा हो, जो सेटल हुआ हो और किन ग्राउंड्स के ऊपर वो सेटल हुआ? अभी गुड़गांव का किया है मैंने। बताइए। दोनों पार्टीज गुड़गांव रहती है। ओके। उसमें 2 बच्चे थे। दोनों में से एक एब्रॉड पढ़ती है लड़की, एक यही पढ़ रही है गुड़गांव के अंदर। उसमें मैंने फैसला किया था मोर देन 18 करोड़, जिसमें से उनको बाकायदा चेक से पेमेंट गया। बाकी की जो पुरानी जितनी भी वो थे ज्वेलरी थी, उनकी वैल्यू थी करीब 10-12 करोड़ रुपया, वो दी गई। कारें दी गई, मर्सिडीज दी गई। एक फ्लैट फेज 2 में यहीं पर डीएलएफ में एक फ्लैट दिया गया। और अभी डाइवोर्स बहुत मैक्सिमम 2.5-3 महीने हुए।
अभी एक हुई है, वो बॉम्बे के रहने वाले हैं, लड़के वाले दिल्ली के हैं, दोनों का डाइवोर्स हुआ है, 6 महीने भी शादी नहीं चली, वो भी लगभग करीब 20 से 25 के बीच में गई है। इतना बड़ा अमाउंट का जो एलुमनी सेटलमेंट होता है, क्या ये एक्चुअल में सही है? मैं तो क्योंकि एक बात इतने कह रहा हूँ, अमाउंट आप की तो तो जरूरत हो। एलिमनी पे आ गई। मैं ये कह रहा हूँ, खर्च करना ही गुनाह है। खर्च आप अपनी स्वेच्छा से तो कुछ भी करिए मैडम। देखिए, बिल्कुल। आप मुझे गिफ्ट देती है, मैं मना नहीं करूंगा, आज आप मुझे देंगी तो मैं मना नहीं हम्म, करूंगा। लेकिन यदि मैं कह के ये कहूं कि आप मुझे दीजिए, ये अपराध है। हाँ, अपनी मर्जी से तो देखो जी, आप किसी को दे रहे हो, एक आदमी 20,000 की घड़ी भी देकर शादी करता है, एक आदमी उसी घड़ी को 20 लाख की देकर, यदि उस पे 20 लाख हैं तो उसने खर्च किए हैं। नहीं है, नहीं है। मैं ये कहता हूँ, ये स्वेच्छा की चीज होनी चाहिए, लेकिन डाइवोर्स के टाइम पर ये दहेज की कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए। आप दे रहे हो तो अपनी मर्जी से दे रहे हो, इसी पे कानून आया कि दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी। लेकिन हिंदुस्तान में जनरली क्या है, सब रिश्वत लेना भी अपराध है, रिश्वत देना भी अपराध है, लेकिन पकड़ा कौन जाता है? रिश्वत लेने वाला। दहेज लेने वाला ही तो पकड़ा जा रहा है। हाँ, क्यों दे रहे हो तुम? उस समय तुम स्वार्थ में हो कि जी हमने लड़का आईएएस ले लिया तो मर्जी के अनुसार उसको दहेज दो, हमने करोड़पति लड़के को शादी कर दी। भाई, तुमने अपनी लड़की की शादी करी तो अपने घर से दिल का टुकड़ा आपने निकाल के दिया। सर दहेज की रेटें निकलती है लड़कों की। आईएएस ऑफिसर है तो इतने में सेटलमेंट होएगा। तो हम क्यों कर रहे हैं? हम अपनी लड़की को, यदि हमारी लड़की ग्रेजुएट है तो हम उसे, हम हमारी हैसियत इतनी, हम उस हैसियत से देख लें। लेकिन हम पैसा के बल पर कोई चीज हासिल करना चाहते हैं तो उसके यदि फायदे भी हैं तो नुकसान भी। नुकसान भी है, बिल्कुल। हम अपनी कैटेगरी में क्यों नहीं चलते? यदि मेरी हैसियत 2 करोड़ की मर्सिडीज लेने की नहीं है और लेने की है लेकिन मैं मेंटेन नहीं कर सकता तो मैं इनोवा ले लूँ ना, क्या दिक्कत आ रही है? सही बात है, सही बात। इसमें गलती एक पक्ष की कैसे लोगे आप? आज हम लड़कियों के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, अभी तुम देखना तूफान आ जाएगा टीवी पे। कैसे बोल सकते हैं गोस्वामी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात बोलने की? आपने लड़कियों के खिलाफ कैसे बोल दिया? अभी हम लड़कों के खिलाफ बोल देते हैं। एक मेन सेल बने हुए आजकल नए और शुरू हो गए कि जी आपने कैसे लड़कों के खिलाफ बोल दिया, लड़कियां ये करती हैं, लड़के भी सुसाइड कर गए लड़कियों के एक्ट की वजह से। लड़की वाले कहते हैं जी लड़कियों को कितने जला के मार दिए, कितने। लेकिन इन सब के रीजन हमको अपने भी तो टटोरने, हमको भी तो देखने की रीजन क्या है, सब एक से तो नहीं हो सकते। बिल्कुल हर एक की परिस्थिति अलग अलग है। सही बात। और सबसे बड़ा एक बढ़िया रीजन दे दूं आपको, अभी दो एंड में दो एक आध अभी क्वेश्चन, अभी बिल्कुल। पेशेंस का ना होना, हम्म, शॉर्ट टेम्पर होना। बिल्कुल। पेशेंस का, ना होना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना। यदि आप शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हो, हर परिस्थिति में आप जी सकते हो। साक्षी जी, मैं एक बात बताऊं आपको, आपने बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टेड क्वेश्चंस मेरे से किए और आपने शायद मेरे जीवन का बहुत इंटरव्यू मैंने दिए हैं, लेकिन जितने तरीके से आपने पूछा मैंने सब कुछ बताया आपको। लेकिन एक रीजन ये भी है साक्षी जी कि पेशेंस, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, ये भी एक रिश्ते को चलाने के मुख्य कारण है। यदि पेशेंस नहीं है आपके पास, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तो भी रिश्ता नहीं चलेगा। बिल्कुल। आप ट्रस्ट हो, ट्रस्ट नहीं है, आप कहाँ गए थे, कब गए थे, तुम कहाँ गई थी, फिर भी जीवन नहीं चल सकता। और तीसरा, रेस्पेक्ट। यदि आप एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हो तो ना तो आपको संशय होगी, ना ही आपका कॉन्फिडेंस बिगड़ेगा, ना ही आप शॉर्ट टेम्पर्ड होगी। मैं आपको ये समझता हूँ कि जो चीज़ें आज आपने पूछी हैं, आपके चैनल का जहाँ भी आप इनको डालेंगे, जहाँ भी आप इसको कहेंगे, तो आपको ये मिलेगा, रियल में आपको अप्रिसिएशन मिलेगी कि ये आज के टाइम में बहुत मुख्य कारण है। और केवल एक विशेष वर्ग पर कहकर कि जी लड़कियों की वजह से डाइवोर्स हो रहे हैं, पढ़े लिखों की वजह से डाइवोर्स हो रहे हैं, दहेज की वजह से डाइवोर्स हो रहे हैं, या लड़के ज़्यादा पढ़ गए इसलिए हो रहे हैं, या लड़के क्रूअल हो गए, ऐसा कोई कारण नहीं है। हर केस की एक एक परिस्थिति है, लेकिन तलाक की भीड़ इतनी हो गई है, हमको ऐसा लगता है केवल एक कारण है जिसकी वजह से डाइवोर्स होता है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। सर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्वर्सेशन पूरी की पूरी ख़त्म नहीं हुई है। इसमें बहुत सारे केसेस, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ऐसे-ऐसे केस स्टडीज़ जो कि आपके करियर के अंदर आपने फेस करे हैं, जो देखे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। बट अभी टाइम की शॉर्टेज है, तो हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं पे वाइंड अप मैं आपको एक करेंगे। बात कहूंगा कि जिससे जनता का हित हो, देश का हित हो, युवाओं का हित हो, आप जब भी मुझे समय देंगे, जहां भी देंगी समय, मैं हमेशा आप लोगों के साथ
आपकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को जनता तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिएगा। एक और पॉडकास्ट हम लोग सर के साथ ज़रूर करेंगे जिसके अंदर उनकी लाइफ के करियर के अंदर जितने भी उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ऐसे-ऐसे लूप होल्स जो कि हमारे इंडियन लॉ के अंदर प्रिवलेंट है, जो कि आदमियों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरिंग हो या औरतों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरिंग हो, और ऐसी-ऐसी जगह, ऐसी-ऐसी चीज़ें जहाँ पे लोग बच के एक्चुअल में निकल रहे हैं, उन चीज़ों को जानने के लिए एक पॉडकास्ट हम लोग ज़रूर करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ।